जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम में पूछे गए सभी साइंस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका जो बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम है ये अभी तक 2 बार हो चुका है। पहला 2011 में और दूसरा 2015 में और तीसरा एग्जाम आप सभी देने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पहले 2011 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर अगले वीडियो सेशन में हम लोग 2015 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन है N5N1, दूसरा है H1N5, तीसरा है N5H1 और आपका चौथा है सर N1H5। मेरे मित्र यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो टाइपिंग के द्वारा मिस्टेक हो गया है, टाइपिस्ट के द्वारा, टाइपिंग के द्वारा नहीं सर। तो इसको आप सुधार लेंगे, यहाँ पे H5N1 होगा। क्या होगा? H5N1। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, बर्ड फ्लू की हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये पक्षी में होने वाला रोग है। बर्ड फ्लू क्या है? तो आप कहते हैं कि ये पक्षी में होने वाला रोग है। और जनरली ये किसके चलते होता है? तो आप सभी कहते हैं कि जो बर्ड फ्लू रोग है ये वायरस के चलते होता है। किसके चलते होता है? वायरस के चलते होता है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि बर्ड में जो बर्ड फ्लू रोग होता है वो किस वायरस के चलते होता है? ये जो है आपका H5N1 वायरस के चलते होता है। किसके चलते होता है? H5N1 वायरस के चलते होता है। और इसी वायरस को क्या बोला जाता है? तो सर इसी वायरस को एवियन फ्लू एवियन फ्लू वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवियन फ्लू वायरस बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो आप सभी कहेंगे H5N1, जो क्या है? बर्ड फ्लू का कारण बनता है और इसी को क्या बोला जाता है? एवियन फ्लू वायरस बोला जाता है। तो आपके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो ऑप्शन है इसको काटा है, सही ऑप्शन आपका H5N1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं हो। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या ये वायरस सिर्फ और सिर्फ पक्षी को प्रभावित करता है, ये मानव को प्रभावित नहीं करता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका वायरस है ये मानव को भी प्रभावित करता है। ये मानव को भी प्रभावित करता है, मानव को भी प्रभावित करता है। और ध्यान में रखेंगे कि मानव में ये कैसे फैलता है? तो सर पर्सन टू पर्सन फैलता है। मतलब क्या कि अगर किसी को इस वायरस के चलते रोग हो गया तो अगर वो आदमी किसी दूसरे आदमी के संपर्क में आएगा तो सर उसको भी इस वायरस से जो होने वाला रोग है वो हो सकता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो बर्ड फ्लू है ये न सिर्फ पक्षी को प्रभावित करता है, ये मानव को भी प्रभावित करता है और मानव में ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। किसके चलते होता है? H5N1 वायरस के चलते होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एवियन फ्लू वायरस भी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। मेरे मित्र आप सभी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी बगैर सिम कार्ड के तो फोन का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो मोबाइल सिम कार्ड है इसका अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर, दूसरा ऑप्शन है कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तीसरा ऑप्शन है सुपर इंफॉर्मेशन मास्टर और चौथा ऑप्शन है सुपर आइडेंटिटी मार्क। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग सिम के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यानी कि
जो आप सिम कार्ड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ध्यान में रखिएगा कि जो सिम है इसमें क्या रहता है, तो सर इसके अंदर जो है आपका एक IMSI नंबर रहता है। क्या रहता है? IMSI नंबर रहता है। आप कहेंगे गुरुजी ये IMSI नंबर क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। IMSI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये क्या होता है? तो सर एक प्रकार का नंबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिम के अंदर किस प्रकार का नंबर संरक्षित रहता है, तो आप कहेंगे IMSI नंबर संरक्षित रहता है, जहां पे IMSI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी हो। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये बताओ कि जो सिम है वो किस प्रकार का चिप है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सिम कार्ड है, जो आपका सिम कार्ड है, ये एक प्रकार का क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप होता है। ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है सर? IC होता है। आप और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये कह सकते हैं कि गुरुजी सिम कार्ड तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो जिस चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसको पोर्टेबल बोला जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जो सिम कार्ड है इसको पोर्टेबल इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोर्टेबल इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो सिम कार्ड है ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका टाइप कितना होता है, प्रकार कितना होता है, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि सिम कार्ड के 4 प्रकार होते हैं। सिम कार्ड के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पहला होता है आपका, आकार के आधार पर हम लोग सिम कार्ड को डिवाइड करते हैं। तो पहला आपका होता है फुल साइज, फुल साइज सिम कार्ड, फुल साइज, फुल साइज सिम कार्ड या सिम बोल सकते। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका मिनी सिम कार्ड। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका माइक्रो सिम कार्ड। और चौथा आपका क्या होता है? नैनो सिम कार्ड। तो कोई भी आपसे पूछे कि सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम कार्ड में कौन सा नंबर रहता है? IMSI नंबर रहता है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। सिम कार्ड को कौन सा चिप बोला जाता है? आप कह सकते हैं पोर्टेबल इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, फुल साइज सिम, मिनी साइज सिम, माइक्रो साइज सिम और नैनो साइज सिम। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, तो आप सभी कहेंगे सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है आपका शनि, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है शुक्र। क्या होगा इसका आंसर? जरा सा आप लोग सोचिए। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले तो ये बताओ कि ये बृहस्पति शनि मंगल शुक्र क्या है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है ये सब के सब क्या है? आप कहेंगे ग्रह है। क्या है सर? ग्रह। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा और आप सबों को मालूम भी होगा कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो ग्रह है उसमें सबसे अधिक चमकीला जो है वो कौन दिखाई पड़ता है? तो आप कहते हैं सर शुक्र दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अब यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका शुक्र ग्रह है, जो आपका शुक्र ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता, उपग्रह नहीं होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि इसी शुक्र ग्रह को क्या बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, यानी कि भोर और सांझ का तारा बोला जाता है, क्योंकि ये सूर्योदय से पहले चमकता है, बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, और सूर्यास्त के बाद भी ये बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। और सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुक्र ग्रह को ही क्या बोला जाता है, तो सर पृथ्वी का जुड़वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, या फिर इसी को पृथ्वी का बहीन भी बोला जाता है। बहीन बोले तो बहन बोला जाता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे शुक्र से संबंध। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चलो यहाँ पे शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन ये बताओ कि क्या बृहस्पति का उपग्रह है? ऑब्वियसली है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति के टोटल कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह हैं। बृहस्पति के टोटल कितने उपग्रह हैं? 67 उपग्रह हैं। और ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति का ही एक उपग्रह है ज्ञानीमीड। बृहस्पति का ही एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, जिसे क्या बोला जाता है, तो सर इसे इसे सौर मंडल का सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोला जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोला जाता है। थोड़ा सा पीपीटी को लेकर के आप लोगों को परेशानी होती होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल से ये सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति के पास टोटल कितने उपग्रह हैं? आप कहेंगे 67, जिसमें एक ज्ञानीमीड है, जिसको सौरमंडल का क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा उपग्रह बोला जाता है। और नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताओ कि शनि के टोटल कितने उपग्रह होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि शनि के टोटल 62 उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं? 62 उपग्रह होते हैं। और साथ ही अगर कोई आपसे पूछ दे कि मंगल के कौन कौन से उपग्रह हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि जो डिमोस है इसको क्या बोला जाता है, सौरमंडल का, डिमोस को क्या बोला जाता है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बोला जाता है। डिमोस को सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि बृहस्पति के टोटल 67 उपग्रह हैं, जबकि शनि के टोटल 62 उपग्रह हैं, और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस को सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बोला जाता है, जबकि ज्ञानीमीड को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोला। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को सर ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि समुद्री शीतल पवन बहती है। पहला ऑप्शन है कि दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दूसरा ऑप्शन है कि दिन में समुद्र से भूमि की ओर, तीसरा ऑप्शन है रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, चौथा ऑप्शन है रात्रि में समुद्र से भूमि की। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समुद्री शीतल पवन बहती है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये समुद्री शीतल पवन किसको बोला जाता है? तो मेरे मित्र इसी को आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समुद्री शीतल पवन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। और साधारण रूप में आप सभी याद रखेंगे कि समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को क्या बोला जाता है, तो सर सी ब्रीज बोला जाता है, यानी कि समुद्री शीतल पवन बोला जाता है। यहाँ पे आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा, ये जो सी ब्रीज है ये जनरली आपको कब देखने को मिलता है, तो सर डे टाइम में देखने को मिलता है, यानी कि दिन के समय में देखने को मिलता है। आप कहेंगे इसमें होता क्या है, तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि दिन में सूरज निकलती है, और सूरज के तापमान के चलते पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि गुरुजी पृथ्वी गर्म हो जाता है। तो पृथ्वी जो गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर में जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर हवाएं गर्म हो जाती है तो सर वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और जो नीचे वाला तल होता है वो खाली रह जाता है। तो सर जो समुद्र है वो दिन के समय में सर पृथ्वी के अपेक्षा कम गर्म होती है, जिस वजह से समुद्र से जो ठंडी हवा होती है, यानी कि जो आपका ठंडा हवा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की ओर आना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का तल सनलाइट के चलते गर्म हो रहा है, तो इसके ऊपर का हवा भी गर्म हो रहा है। अब हवा गर्म हुआ तो ऊपर उठ जाएगा, तो सर नीचे तो खाली रह जाएगा। लेकिन समुद्र जो है वो दिन में बहुत तेजी से गर्म नहीं होता है,
इस वजह से समुद्र की जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, तो सर जैसे ही पृथ्वी के ऊपर से गर्म हवा ऊपर उठी, उस ठंडी वो जो समुद्र का ठंडा हवा है वो क्या होता है, लैंड पे आ जाता है। यानी कि समुद्र से जो ठंडी हवा होती है जो पृथ्वी पे आती है, उसी को क्या बोला जाता है, समुद्री शीतल पवन बोला जाता है। जो कि आपको कब देखने को मिलती है, ये घटना कब होती है, तो सर दिन में होती है। और इसमें क्या होता है, तो सर समुद्र से शीतल हवा किस पे आती है, लैंड पे आती है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है कि दिन में भूमि से समुद्र की ओर। आप कहेंगे नहीं सर, दिन में भूमि से समुद्र की ओर हवा जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जबकि सी ब्रीज जो जब भी बात करेंगे तो ये समुद्री शीतल पवन की बात करेंगे। और दिन में तो सर जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाएगा, तो उसका गर्म हवा ऊपर उठ जाएगा, तो ठंडा हवा जो है वो समुद्र से पृथ्वी पे आएगा, यानी कि भूमि पे आएगा। तो पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि दिन में समुद्र से भूमि की ओर, आप कहेंगे सर ये सही है। तीसरा ऑप्शन है रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, और चौथा ऑप्शन है रात्रि में समुद्र से भूमि। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन में से एक आंसर आपका लैंड ब्रिज का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि लैंड ब्रिज जो है वो कब होता है, या लैंड ब्रिज में हवा कहां से कहां ब्लो करती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लैंड ब्रिज जो है वो नाइट में होती है, यानी कि लैंड ब्रिज की घटना आपको रात में देखने को मिलती है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समुद्र जो है वो रात में जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी समुद्र की अपेक्षा रात को जल्दी ठंडा हो जाता है। तो सर जो लैंड से वायु होती है वो किधर फ्लो करना शुरू कर देती है, तो सर समुद्र की ओर। तो सर रात्रि में जो भूमि से समुद्र की ओर हवा जाती है उसको लैंड ब्रीज बोला जाता है, और दिन में जो समुद्र से भूमि की ओर हवा आती है उसको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखें। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा जा रहा है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। क्या होगा इसका, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा। मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी जहां पे भी पेंडुलम लगा हुआ रहेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम लोग एसएचएम की बात करेंगे। और पेंडुलम जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में क्या होता है, तो गुरुजी ये घूमते रहता है, एक निश्चित समय अंतराल में घूमेगा, मतलब अपने टाइम के एक डेफिनेट इंटरवल में अपने गति को क्या करेगा सर, दोहराते रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त पड़ जाएगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान समय देगी, कार्य करना बंद कर देगी। क्या होगा इसका, आप कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको आवर्तकाल समझना होगा, यानी कि सरल आवर्त गति में जो आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g के बराबर होता है। यानी कि जो अगर आपका कोई पेंडुलम गति कर रहा है, घूम रहा है, तो उसका जो आवर्तकाल होगा, टाइम पीरियड होगा, उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2π√L/g। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो g है इस पे कहीं ना कहीं पेंडुलम का आवर्तकाल डिपेंड करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो लगा हुआ है इसमें सर। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो आवर्तकाल है वो गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर गुरुत्वीय त्वरण घटेगी आवर्तकाल बढ़ जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगी आवर्तकाल क्या होगी, घट जाएगी। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा पर, अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा पर जी के मान की, तो चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, तो गुरुजी पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है, यानी कि पृथ्वी के जी का 1/6 होता है। मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, मतलब कम जाता है, छठा भाग हो जाता है। जाहिर सी बात है कि जैसे ही चंद्रमा पर हम दोलन करने वाली घड़ी को ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा मतलब वो धीरे धीरे वहां पे हिलेगा। आप कहेंगे सर धीरे धीरे हिलेगा मतलब वो सुस्त हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। आप कहेंगे सर जब आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो सुस्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा घड़ी सुस्त हो जाए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होते हैं।
ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग, दूसरा ऑप्शन है केवल वेग तथा आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वायु से कांच में जा रही है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ पे आप ना प्रकाश याद रखेंगे ना ध्वनि याद रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य एवं चाल बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य एवं चाल बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदल, क्या ध्यान में रखेंगे कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो क्या होता है? तो सर तरंग का जो वेवलेंथ और स्पीड होता है, चाल होता है या वेग होता है, वो बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। अब तरंग में प्रकाश तरंग भी आ जाएगा और ध्वनि तरंग भी आ जाएगा। ये कंसेप्ट ध्वनि तरंग के लिए भी सेम रहेगा, प्रकाश तरंग के लिए भी सेम रहेगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे, यानी कि क्या चीज होगा जो प्रभावित होगा? तो आप कहेंगे सर प्रभावित तो तरंगदैर्घ्य और चाल होगा। देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा वेग, आप कहेंगे नहीं, आवृत्ति नहीं बदलती है सर। दूसरा ऑप्शन में है केवल वेग तथा आवृत्ति, आप कहेंगे आवृत्ति देकर के काम खराब कर दिया। तीसरा ऑप्शन में है केवल तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, आप कहेंगे फिर से आवृत्ति देकर के काम खराब कर दिया। चौथा ऑप्शन में केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, तो जाहिर सी बात है कि केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही क्या होते हैं? तो सर प्रभावित होते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। आपका ऑप्शन है √अंडर v1 इंटू v2, दूसरा ऑप्शन है v1 प्लस v2 बटा 2, तीसरा ऑप्शन है v1 बटा v2, और चौथा ऑप्शन है 2v1 बटा v1 प्लस 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। क्या होगा इसका? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से तय करती है और शेष भाग v2 से तय करती है, तब पिंड का औसत वेग क्या होगा? मैंने पीछे के सेशन में आपको कई बार बताया है कि अगर समान दूरी को अलग अलग चाल से क्या किया जाए सर, कवर किया जाए, तब जो औसत चाल होता है वो जो हरात्मक माध्य होता है उसके बराबर होता है। आप कहेंगे नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका 2 पॉइंट है ए और बी, इसकी टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है, इसका आधा ये होगा, तो 5 मीटर जो है आप वो v1 चाल से चल रहे हैं और फिर अगला 5 मीटर आप v2 चाल से चल रहे हैं। तो इस स्थिति में आपके द्वारा जो तय की गई औसत चाल होगी वो किसके बराबर होगी? तो v1 और v2 के हरात्मक माध्य के बराबर होगी। यानी कि इस स्थिति में जो आपका एवरेज स्पीड होगा, वो किसके बराबर होगा? 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगा। कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना है? तो कंसेप्ट आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई पिंड या व्यक्ति भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है, अगर कोई पिंड या व्यक्ति भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है, तो उस स्थिति में जो उसके द्वारा औसत चाल होगा या तय की गई दूरी के लिए जो औसत चाल होगा वो किसके बराबर होगा? 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2 के बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ।